आज हम लोग यूनान के एक दूसरे महत्वपूर्ण विचारक अरस्तू के चिंतन का अध्ययन करेंगे। अरस्तू प्लेटो का शिष्य था और 384 ईसा पूर्व स्टेगेरा नाम के स्थान पर उसका जन्म हुआ। उसके पिता मैकेडोनिया के राजा फिलिप के कोर्ट फिजिशियन थे, यानी राज्य वैद्य थे। और इस प्रकार का वातावरण अरस्तू को अपने बचपन से मिला कि उसकी जो मुख्य रुचि थी वो मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में थी और उन्हीं चीज़ों को जानने समझने में वो ज़्यादा रुचि लेता था। उसने लगभग 20 वर्ष प्लेटो की एकेडमी में व्यतीत किए, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और बाद में एक शिक्षक के रूप में। उसके बाद उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जबकि उसको मैकेडोनिया के राजकुमार सिकंदर का ट्यूटर अपॉइंट किया गया और सिकंदर के ट्यूटर के तौर से, शिक्षक के तौर से उसने राजनीतिक तथा अन्य विषयों का ज्ञान सिकंदर को प्रदान किया। और सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अरस्तू का इतना सम्मान करता था कि दो चीज़ें उसके साथ सदैव रहती थीं, एक तो उसकी अपनी तलवार और दूसरी अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स। एक इजिप्शियन इतिहासकार प्राचीन काल के हुए प्लूटार्क, उन्होंने सिकंदर और अरस्तू के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सिकंदर ये कहता था कि मेरे पिता ने तो मुझको जन्म ही दिया है, लेकिन सद्जीवन क्या है, श्रेष्ठ जीवन क्या है, इसका ज्ञान तो मुझे अरस्तू ने कराया। इसलिए मेरे लिए जितने मेरे पिता सम्मान के योग्य हैं उतने ही अरस्तू भी मेरे लिए सम्मान और आदर का पात्र है। लेकिन ये संबंध हमेशा अच्छे नहीं रह सके और किन्हीं कारणों से अरस्तू और सिकंदर के संबंधों में दूरी पैदा हो गई, जिसके कारण अरस्तू मैकेडोनिया को छोड़कर फिर से वापस एथेंस आ गया और एथेंस में उसने अब लीशियम नाम के एक शिक्षा संस्थान का निर्माण किया और वहीं पर उसने शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। जैसे एकेडमी की बड़ी प्रतिष्ठा थी यूनानी जगत में, उसी प्रकार से लीशियम की बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन दोनों शिक्षा संस्थाओं में एक अंतर ये था कि जो एकेडमी थी प्लेटो की, वो तो आमतौर से दार्शनिक और तत्वशास्त्रीय विषयों के अध्ययन अध्यापन पर केंद्रित थी, जबकि अरस्तू की जो संस्था थी लीशियम, वहाँ पर मुख्यतः जीव वैज्ञानिक और चिकित्सा शास्त्रीय पक्षों पर ही ज़्यादा अध्ययन अध्यापन होता था। और ये भी प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा है कि लीशियम के लगभग 1000 विद्यार्थी यूनान में और एशिया के दूसरे भागों में फैले हुए थे और उनको इसलिए भेजा जाता था कि वे विभिन्न वनस्पतियों और विभिन्न जीवधारियों के विषय में जो डाटा है उसको कलेक्ट करें और लीशियम में भेजें, जहाँ पर उनका विश्लेषण करके सिद्धांत रचना हो सके और इस प्रकार से जो प्राकृतिक विज्ञान है उन प्राकृतिक विज्ञानों में ग्रंथों की रचना हो सके। तो इसलिए लीशियम एक बहुत बड़ा केंद्र था भौतिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों के पठन पाठन का। दूसरी बात यह है कि
अरस्तु एथेंस में वापस तो आ गया, लेकिन एथेंस के लोग उसको बहुत संदेह की निगाह से देखने लगे थे। उसका कारण ये था कि जो मैकेडोनिया का राजा फिलिप था, वो बहुत ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था और धीरे धीरे वो यूनान के नगर राज्यों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनता चला जा रहा था। और इसलिए एथेंस के नगर राज्य के लोग मैकेडोनिया के राज्य को और मैकेडोनिया के राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अरस्तु ने क्योंकि काफ़ी समय किंग फिलिप के राज दरबार में व्यतीत किया था, उसके पिता ने भी किंग फिलिप के राज दरबार में काफ़ी समय व्यतीत किया था, और क्योंकि अरस्तु सिकंदर का शिक्षक भी था, इसलिए एथेंस के जनमानस में ये भाव विद्यमान था कि एथेंस के प्रति अरस्तु की निष्ठा नहीं है, अरस्तु मैकेडोनिया के प्रति ज़्यादा निष्ठावान है। इसलिए अरस्तु को मारने का भी षड्यंत्र किया गया, क्योंकि एथेंस में जो एंटी मैकेडोनियन फैक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, और ऐसा माना जाता है कि उसने एक षड्यंत्र रचा कि अरस्तु को मार दिया जाए। अरस्तु को इसकी भनक मिल गई और उसने ये कह के एथेंस छोड़ दिया कि अब एथेंस को मैं दूसरी बार दर्शन के विरुद्ध षड्यंत्र करने का अवसर नहीं देना चाहता। उसका संकेत सुकरात की तरफ था, जिसको एथेंस में मृत्युदंड दिया गया था, और इस प्रकार से वो एथेंस से भाग निकला और फिर उसने एथेंस के बाहर रहते हुए ही बाकी 3 से 22 ईसा पूर्व जबकि उसका देहांत हुआ, बाकी जीवन उसने एथेंस के बाहर ही भ्रमण करते हुए व्यतीत किया। तो ये अरस्तु के विषय में कुछ बुनियादी जानकारी है। अरस्तु की जो प्रतिभा थी उससे स्वयं प्लेटो बहुत प्रभावित था, और प्लेटो उसको नाउस ऑफ द एकेडमी यानी अपने शिक्षा संस्थान का मस्तिष्क कहता था। प्लेटो ने उसको और दूसरे विद्वानों ने भी, दूसरे दार्शनिकों ने भी उसके लिए एक अन्य कथन का भी प्रयोग किया है, मास्टर ऑफ देम दैट नो, कि वो गुरुओं का गुरु था। और जैसा कि जोनाथन बार्न्स ने, जो कि एक बहुत बड़े समीक्षक हुए यूनानी चिंतन के, यूनानी दर्शन के, उन्होंने अरस्तु के विषय में लिखा भी कि उसका जो जीनियस था, उसका जो रेंज था वो इंसाइक्लोपीडिक था, वो एक प्रकार से विश्वकोश था। एरिस्टोटल्स जीनियस रेंज्ड वाइडली, चूज ए फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एरिस्टोटल लेबर्ड इट। ज्ञान की कोई शाखा ऐसी नहीं थी जिसमें उसने अध्ययन और शोध नहीं किया था। पिक एन एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एरिस्टोटल डिस्कोर्स्ड अपॉन इट। मानव जीवन का कोई पक्ष नहीं था जिसके ऊपर एरिस्टोटल ने विचार प्रकट नहीं किए, सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए। लेकिन अरस्तु की पद्धति काफ़ी आलोचना का विषय इसलिए बनी क्योंकि जब हम प्लेटो की पद्धति से अरस्तु की पद्धति की तुलना करते हैं, उसकी शैली की तुलना करते हैं, जो उसका स्टाइल था, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो जो सौंदर्य प्लेटो में हमें दिखाई पड़ता है शैली की दृष्टि से, चिंतन शैली और लेखन शैली की दृष्टि से, वो सौंदर्य, वो सहजता, वो आकर्षण हमें अरस्तु में नहीं दिखाई पड़ता। और इसलिए विद्वान ये मानते हैं कि अरस्तु की रचना को पढ़ना जैसे कि एक सूखे हुए तिनके को चबाना है, ऐसा अरस्तु के विषय में कहा जाता है। यानी उसका जो इस स्टाइल था वो काफ़ी ड्रैब और काफ़ी डल था, उसमें उस प्रकार की
चमत्कार या उस प्रकार का आकर्षण नहीं था जो कि प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। लेकिन उसने विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना की। उसके जो 3 बल्कि कहना चाहिए 4 क्षेत्रों में उसके जो ग्रंथ हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। एक तो लॉजिक के क्षेत्र में, तर्कशास्त्र के क्षेत्र में, फिर तत्वशास्त्र के मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में इसी शीर्षक से उसने ग्रंथ लिखा, नीति शास्त्र के क्षेत्र में, एथिक्स के क्षेत्र में, और फिर पॉलिटिक्स जो कि राजनीतिक दृष्टि से उसकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो ये उसके इसलिए उसने, इसके अलावा उसने ज्ञान विज्ञान की तमाम दूसरी शाखाओं पर भी काफ़ी विचार किया है और सिद्धांत निरूपण किया। अब जहाँ तक अरस्तू के चिंतन का प्रश्न है तो उसमें पहली बात तो यह है कि उसने जो विद्याओं का वर्गीकरण किया, जो क्लासिफिकेशन किया उसने नॉलेज का, वो क्लासिफिकेशन क्या है? इस अर्थ में वो काफ़ी व्यवस्थित, काफ़ी सिस्टमेटिक विचारक है और उसका ये मानना है कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक थ्योरेटिकल नॉलेज है या थ्योरेटिकल साइंसेस हैं, दूसरी प्रैक्टिकल साइंसेस हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज है, और तीसरी पोइटिकल साइंस है या पोइटिकल नॉलेज है। इस तरह से उसने 3 श्रेणियों में संपूर्ण ज्ञान को विभाजित किया। थ्योरेटिकल साइंसेस में उसने 3 विद्याओं को सम्मिलित किया और एक क्रम में सबसे ऊपर उसने जो स्थान दिया वो है तत्वशास्त्र, जिसको वो फर्स्ट फिलॉसफी कहता है, क्योंकि तत्वशास्त्र का संबंध जीवन और जगत के मूल सिद्धांतों से होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं इस कॉस्मॉस के। क्योंकि उसका संबंध दर्शन से होता है, इसलिए वो दर्शन को फर्स्ट फिलॉसफी कहता है और उसको मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, तत्वशास्त्र भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में वो कहता है कि बीइंग की स्टडी करते हैं, सत्य का अध्ययन करते हैं, जो सर्वोच्च तत्व है या जो सर्वोच्च विषय है ज्ञान का। तो तत्वशास्त्र में वी स्टडी बीइंग एज अ बीइंग, और क्योंकि जो सत्य है उसका स्वरूप बड़ा जटिल है, दुरूह है, इसलिए तत्व चिंतन का जो कार्य होता है वो बड़ा जटिल और कठिन यात्रा होती है। लेकिन वो परम आवश्यक भी है, क्योंकि वही सारे ब्रह्मांड और सारे मानवीय जीवन का आधार होता है। तो इसलिए जो जिसको हमारे यहाँ पराविद्या कहा गया, लगभग उसी प्रकार का स्वरूप उसने फर्स्ट फिलॉसफी या मेटाफिजिक्स का माना है, जिसमें ईश्वर तत्व की विवेचना है और सृष्टि तत्व की विवेचना है। दूसरा जो विषय उसने माना, जो कि दूसरे धरातल पर आता है, यानी तत्वशास्त्र के नीचे जिसका स्थान है, वो है गणित या मैथमेटिक्स। ये भी एक अमूर्त और जटिल विषय है, क्योंकि मैथमेटिक्स का संबंध भी अंकों और नंबर और फिगर से होता है। अंक और आकार के आधार पर आप सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और इसलिए उसमें काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन होता है और इसलिए उनको समझना, उनके ऊपर विचार करना एक कठिन कार्य होता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो नंबर और फिगर्स की स्टडी है। नंबर और फिगर के सहारे सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। और तीसरा जो स्थान है वो उसने फिज़िक्स को यानी प्राकृतिक विज्ञान को दिया है। आजकल हम लोग फिज़िक्स शब्द का बड़ा सीमित अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन यूनानी भाषा में जो इसका जो रूट वर्ड है फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। संपूर्ण प्रकृति के अध्ययन को फिज़िक्स कहते हैं। आजकल प्रकृति के एक भाग का अध्ययन फिज़िक्स माना जाता है, लेकिन यूनानी चिंतन में फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, द एंटायर नेचर।
अरस्तु कहता है कि फिजिक्स में मैटर और मोशन का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ जगत का। और क्योंकि पदार्थ जगत गतिशील है, परिवर्तनशील है, तो इसलिए फिजिक्स में मैटर और मैटर में जो मैटर की विशेषता जो है मोशन की, इसका अध्ययन किया जाता है, उसके सूत्र और सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए तीसरा स्थान उसने फिजिक्स को दिया। ये तीनों सैद्धांतिक विज्ञान हैं, यानी थ्योरेटिकल साइंसेस हैं, जिनके अध्ययन में चिंतन शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण शक्ति, संश्लेषण शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। और इसलिए इस प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना एक कठिन और जटिल कार्य होता है। इसके बाद वो दूसरा जो वर्गीकरण करता है वो है प्रैक्टिकल साइंसेस का, जो व्यावहारिक विद्याएं हैं, जो जिनका संबंध जीवन के व्यावहारिक पक्ष से है। और इसमें वो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को सम्मिलित करता है। नीति शास्त्र का संबंध व्यक्तिगत व्यवहार और आचरण से होता है। जो एथिक्स है उसकी विषय वस्तु ये है कि एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ क्या होगा। गुडनेस को इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है। श्रेष्ठता का अध्ययन व्यक्ति के संदर्भ में करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के आचरण में। तो इसलिए एथिक्स जो है वो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में गुडनेस की स्टडी है। और जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में या कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में गुडनेस की स्टडी है। कि पॉलिटिक्स में हम इस विषय का अध्ययन करते हैं कि एक राज्य के लिए श्रेष्ठ क्या है, अश्रेष्ठ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। यानी राजनीति में एथिकल और अनएथिकल क्या होगा, राज्य के स्तर पर एथिकल अनएथिकल क्या होगा, शासन के स्तर पर एथिकल और अनएथिकल क्या होगा, इसका अध्ययन हम पॉलिटिक्स में करते हैं। और क्योंकि इसका संबंध जीवन के व्यवहार से है, दोनों ही स्तरों पर, व्यक्ति और राज्य दोनों के स्तरों पर, इसलिए इनको हम प्रैक्टिकल साइंसेस कहते हैं। क्योंकि जो आचरण, जो जीवन के सिद्धांत हैं, उनको जब हम व्यवहार रूप में परिणत करते हैं तो वो उसका जो स्वरूप है वो हमें नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र से प्राप्त होता है। कि जो व्यवहार में एक व्यक्ति को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए या एक राज्य को किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए ये अप्लाइड साइंसेस हैं, प्रैक्टिकल साइंसेस हैं। और अंत में वो तीसरा जो वर्गीकरण है वो कला का, साहित्य का, जिसमें वो आर्ट्स और लिटरेचर को रखता है, जिसको वो पोइटिक्स कहता है, काव्य शास्त्र कहता है। काव्य शास्त्र जो है वो जीवन के, जगत के सौंदर्य का अध्ययन है। एस्थेटिक्स जो है उसके ऊपर इसका फोकस है कि जो मानव जीवन के ब्यूटीफुल क्या है और ब्यूटीफुल नेचर में या व्यक्ति के जीवन में। तो इस तरह से काव्य शास्त्र के द्वारा, साहित्य के द्वारा, कला के द्वारा हम सौंदर्य के तत्व को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको ग्रहण करने की, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो तीसरा, जिसका संबंध हमारे, जैसा कि अरस्तु ने बाद में कहा कि हमारी भावनाओं का परिशोधन करना होता है, कि जो हमारी एक तरह से जो पोइटिक्स है वो एक तरह से कैथारसिस का एक प्रयास होता है, शुद्धिकरण की एक विधा होती है। ये जो विद्याएं हैं इनके अध्ययन से हमें
भावनात्मक शुद्धिकरण करने में सहायता मिलती है। अपनी इमोशंस को कैसे प्योरीफाई करें, उसमें ये जो पोइट्रिक्स है या जो आर्ट्स हैं ये हमारी मदद करती हैं। तो इस प्रकार से उसने ज्ञान का या विद्या का ये इस तरह से उसने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब दूसरी जो बात है वो ये कि जो सबसे पहला प्रश्न है कि जो उसकी जो मेटाफिज़िक्स है, जो कि उसका दर्शन है, तत्वशास्त्रीय चिंतन है, और जिसका गहरा प्रभाव परवर्ती चिंतन पर भी पड़ा, क्योंकि उसने तत्वशास्त्रीय चिंतन में प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया को एक नए तरीके से समझने की कोशिश की। हम लोग प्लेटो के विचार सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। अरस्तु भी उस विचार सिद्धांत को मानता है, लेकिन वो विचार सिद्धांत को रीइंटरप्रेट करता है। इसी रीइंटरप्रिटेशन को कुछ लोग कहते हैं कि वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वस्तुतः वो प्लेटो को क्लैरिफाई कर रहा है कि प्लेटो ने विचार सिद्धांत को जो बहुत ही गूढ़ रूप से प्रतिपादित किया था, उसको वो एक विज्ञान के या प्राकृतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में एक ज़्यादा आसान बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। और उसमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ये प्लेटो से कुछ भिन्न विचार है, लेकिन अंततः निष्कर्ष उसका भी वही है जो कि प्लेटो का निष्कर्ष है। तो किस तरह से वो थ्योरी ऑफ आइडिया को रीइंटरप्रेट करता है। हम लोग जानते हैं कि प्लेटो ने माना है कि ये जो संसार है, इसका जो चरित्र है वो द्वैध है, ड्युअलिज्म है इस संसार में। ड्युअलिज्म इस अर्थ में कि एक परम जगत है, दिव्य जगत है, और दूसरा ये दृश्य जगत है। दृश्य जगत अनरियल है, और जो रियल वर्ल्ड है वो तो नॉमिना का यानी दिव्य जगत है, वो परम जगत है, वो ही रियल वर्ल्ड है। ये जो जगत है, जो दृश्य जगत है, वो छाया जगत है। यहाँ पर हम केवल शैडोज़ को देखते हैं या सत्य को बड़े मिश्रित और हल्के रूप में देखते हैं। और प्लेटो ये मानता है कि अगर हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें किसी भी सिद्धांत को, किसी भी वस्तु को उसकी समग्रता में और उसकी शुद्धता में समझना है, तो हमें उसके आइडिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार में तो उन आइडियाज़ का केवल रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। अगर हमें सौंदर्य क्या है ये जानना है तो हमें विचार जगत में जाना पड़ेगा। इस संसार में तो सुंदर वस्तुएं हैं लेकिन सौंदर्य नहीं है, और सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो आज अगर सुंदर हैं तो कल असुंदर हो जाती हैं, आज अगर आकर्षक हैं तो कल अनाकर्षक हो जाती हैं। इसलिए ये जो फेनोमिनल वर्ड है, इट प्लेज डबल, यहाँ पर चीज़ें अपने मिश्रित रूप में हैं। और इसलिए किसी भी सम्यक सिद्धांत को अगर हमें जानना है, पूर्ण सिद्धांत को जानना है, तो हमें इस दृश्य जगत के परे जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर फिर जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, और उन फॉर्म्स और आइडियाज़ का जो स्रोत है जिसको वो आइडिया ऑफ गुड कहता है, जब हम उन सब चीज़ों को जानेंगे तब हमको सम्यक ज्ञान या शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। इस संसार के अनुभव से वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्लेटो ने इस जगत को, इस दृश्य जगत को अवास्तविक माना, अपूर्ण माना, इसके चरित्र को मिश्रित माना, और ये माना कि इसके अनुभव से कुछ हमको निश्चयात्मक सिद्धांत प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्लेटो एम्पिरिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कोई बहुत महत्व नहीं देता।
बल्कि वो इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन को नॉलेज का सोर्स मानता है। तो ये जो मैटर और फॉर्म का जो पृथक्करण है, ये जो डायकोटॉमी है, ये इसको अरस्तु क्रिटिसाइज करता है। अरस्तु इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखता है। उसने फॉर्म और मैटर के संबंध की जो व्याख्या की है, वो उससे उस व्याख्या को हम उसकी जो थियोरी ऑफ काजेशन है, जो उसका कारण का सिद्धांत है, उससे हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। प्लेटो ने ये माना कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को अगर हमें समझना है तो उसको हमें 4 कारणों की दृष्टि से समझना पड़ेगा। एक मटेरियल काज, दूसरा फॉर्मल काज, तीसरा एफिशिएंट काज और चौथा फाइनल काज। हर वस्तु को इन 4 दृष्टियों से देखा जाता है और देखा जाना चाहिए, तब उसका संपूर्ण स्वरूप समझ में आता है। और दूसरी बात वो ये कहता है कि जो फॉर्म है, वो जो आइडिया है, वो मैटर से यानी वस्तु से अलग नहीं है, कहीं दूर नहीं है, बल्कि वो वस्तु में ही विद्यमान होते हैं। प्लेटो कहता है कि जो फॉर्म है, जो आइडियाज़ हैं, वो अपनी फुलनेस में, अपनी प्योरिटी में, नॉमिनल वर्ल्ड में यानी दिव्य जगत में विद्यमान है। अरस्तु कहता है कि नहीं, फॉर्म और जो आइडियाज़ हैं वो मैटर में ही विद्यमान होते हैं। यानी इस संसार में अगर सौंदर्य जो है वो किसी न किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में ही होगा। अपने कोई एब्स्ट्रैक्शन में कोई ब्यूटी नहीं होती है, या एब्स्ट्रैक्शन में कोई ब्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती। एब्स्ट्रैक्शन में कोई गुडनेस एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी गुडनेस है किसी व्यक्ति में होगी, किसी संस्था में होगी, किसी समूह में होगी। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं, गुडनेस जो है वो कहीं एब्स्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट करती है और संसार में हमें उसका केवल एक पार्शियल रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, आंशिक उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ये कहना उचित नहीं है। तो एक तो अरस्तु ये कहता है कि जो फॉर्म होती है वो मैटर में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान होती है, लेटेंट होती है, यानी छुपी हुई होती है। और जो संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो कि फॉर्मलेस मैटर हो, ऐसा वो कहता कि संसार में कोई भी मैटर फॉर्मलेस नहीं होता। पदार्थ में कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई फॉर्म विद्यमान है, यद्यपि वो अप्रकट है, लेटेंट है, इनविजिबल है अभी, लेकिन आगे वो विजिबल हो सकता है अगर उसकी प्रक्रिया का, उसको ठीक से प्रकट करने की प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसलिए वो ये नहीं मानता कि कोई फॉर्मलेस मैटर होता, और वो ये भी नहीं मानता कि कोई मैटरलेस फॉर्म होती है। जो प्लेटो ने कहा कि फॉर्म और आइडिया अपनी प्योरिटी में होते हैं, तो उनमें कोई मटेरियल एलिमेंट नहीं होता, उसमें कोई पदार्थ जैसा तत्व नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म और प्योर आइडिया होते हैं। तो वो कहता कि नहीं, ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती जो कि मैटरलेस हो। तो इसलिए वो कहता है कि फॉर्म और मैटर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे में समाये हैं। अब मैटर में जो फॉर्म सुप्तावस्था में विद्यमान है, अप्रकट रूप से विद्यमान है, उसको प्रकट करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको वो कहता है एफिशिएंट काज, यानी किसी हस्तक्षेप से वो प्रकट होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर से दृष्टांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा कि माने जैसे कि तांबा है, तो कॉपर है या ब्रॉन्ज है या सिल्वर है, तो यूं तो कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर ये धातु के रूप में हमारे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन
अगर कोई कुशल कारीगर होगा तो वो उस ब्रॉन्ज या कॉपर या सिल्वर को एक फॉर्म दे सकता है, चाहे वो उसको ग्लास की फॉर्म दे दे, चाहे उसमें से वो कोई मूर्ति की रचना कर दे। ये पोटेंशियलिटी तीनों मेटल्स में है, कॉपर में भी है, ब्रॉन्ज में भी है, सिल्वर में भी है, कि ये पोटेंशियलिटी उनके अंदर यानी संभावना विद्यमान है, उसको एक्चुअलाइज करना, उसको वास्तव में मूर्त रूप देना, इसके लिए हमें कोई कलाकार, कोई कारीगर चाहिए जो कि सिल्वर स्मिथ हो, सुनार हो या लोहार हो, तो वो इसको उस फॉर्म को हमारे सामने प्रकट कर देगा। तो ये जो सिल्वर स्मिथ है या जो ये आयरन स्मिथ है, ये एफिशिएंट काज है कि ये ठोक पीट के उस धातु को एक मूर्ति का स्वरूप प्रदान कर देगा या एक पात्र का स्वरूप प्रदान कर देगा। तो इस तरह से जो फॉर्म, क्योंकि वो कहता है कि अगर सिल्वर में ये पोटेंशियलिटी ना होती तो आप कभी सिल्वर को एक मूर्ति के रूप में ढाल नहीं सकते थे, आप किसी पत्थर को मूर्ति का रूप नहीं दे सकते थे अगर उसमें पहले से ही पोटेंशियलिटी विद्यमान ना होती तो, यानी पहले से ही उसमें फॉर्म विद्यमान ना होती तो आप उसको वो रूप दे ही नहीं सकते थे, उसका वो रूप प्रकट हो ही नहीं सकता था, मूर्ति बन ही नहीं सकती थी। तो ये उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको परखने की, जानने की शक्ति कारीगर में है, कलाकार में है, और उसने उसको उस रूप में ढाल दिया। परिश्रम करके अपने इम्प्लीमेंट्स की सहायता से, अपने उपकरणों की सहायता से ठोक पीट के उसने उसको एक रूप दे दिया, आकार दे दिया, और हम फिर उसको मूर्ति कहेंगे कि ये मूर्ति पत्थर की है, ये मूर्ति चांदी की है, ये मूर्ति लोहे की है। तो जो मूर्तिकार है वो एफिशिएंट काज है। तो तीन काज हो गए, एक तो फॉर्मल काज यानी जो फॉर्म मैटर में छुपी हुई है, सुप्तावस्था में विद्यमान है, वो फॉर्मल काज हुआ। वो जो मैटर है, वो जो पदार्थ है, वो मटेरियल काज हुआ। और जो मूर्तिकार है, वो एफिशिएंट काज हुआ। और चौथा काज है फाइनल काज, अंतिम कारण, यानी वो जो मूर्ति बनाई गई है वो निरर्थक नहीं बनाई गई है, वो मूर्ति कहीं साज सज्जा में काम लाने के लिए है, किसी मंदिर के लिए बनाई गई है। तो मंदिर जो है वो फाइनल काज है, क्योंकि उस मूर्ति का उपयोग मंदिर में होना है, पूजा उपासना के लिए होना है। तो ये जो इस तरह से हम इस संसार की हर चीज़ का इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन का जो मर्म है वो ये है, जिसको वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि गॉड मेक्स नथिंग इन वेन। इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक या अनुपयोगी नहीं है। इस संसार के कण कण में फॉर्म छुपा हुआ है, विद्यमान है। उस फॉर्म को जान पाना या परख पाना सबके बस की बात तो नहीं होती है, लेकिन जो पारखी होते हैं वो परख लेते हैं और उसको वो उसका एक आकार दे देते हैं, और इस तरह से उसको एक आकार देकर इस संसार में उसका उपयोग करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। तो हर पदार्थ किसी न किसी लक्ष्य की ओर संचालित हो रहा है। जैसे कि एक सिल्वर में एक स्टैचू बनने की, एक मूर्ति बनने की पूरी संभावना विद्यमान है। उसको जब आपने मूर्ति बना दिया और उसको मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया, तो ये उस पदार्थ का टेलोस है, और ये उस पदार्थ का टेलोस उसको ड्राइव, मैटर को बराबर वो चीज़ ड्राइव कर रही है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि डेड मैटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि वो निर्जीव है। हर पदार्थ में, हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया कि हर पदार्थ में ईश्वरीय अंश विद्यमान है। तो वो इसको इस तरह से कहता है कि हर पदार्थ में कोई ना कोई फॉर्म विद्यमान है। जैसे कि बीज है, वो एक मैटर है, देखने में हमको वो एक पदार्थ लगता है, लेकिन उस बीज में पीपल बनने की संभावना विद्यमान है। और अगर किसान जो है उसको खेत में बो देगा और जो भी नियम हैं खेती के, उनके अनुसार अगर उसकी परवरिश देखभाल की जाएगी तो वो बीज प्रस्फुटित होगा, जर्मिनेट करेगा और कुछ वर्षों में वो पीपल के वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इसलिए किसी बीज में पीपल बनने की संभावना विद्यमान है, तो दूसरे बीज में नीम बनने की संभावना विद्यमान है, तो तीसरे बीज में बरगद बनने की संभावना विद्यमान है। पोटेंशियलिटी जिसको वो कहता है, ये पोटेंशियलिटी जब इसको अनुकूल अवसर मिलेगा, अनुकूल एफिशिएंट काज मिलेगा, तो ये पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए संसार में हर वस्तु, हर पदार्थ उद्देश्य परकता से युक्त है। इसी को टेलीलॉजी का सिद्धांत कहते हैं, उद्देश्य परकता या उद्देश्य मूलकता। हर वस्तु में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई गंतव्य विद्यमान है और वो वहीं जाना चाहती है। वो उसको अंदर से पदार्थ में एक ड्राइव होता है, क्योंकि सवाल उठता है कि ये मूवमेंट या ये क्षमता कहाँ से आती है। तो एंटेल्की का एक ग्रीक शब्द है जिसको कि अरस्तु ने इस्तेमाल किया है कि हर मैटर में अंदर एक ऐसी चिंगारी है कि जो उसको ड्राइव करती है, मोटिवेट करती है अपने फाइनल काज की तरफ जाने के लिए, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ये बात पदार्थ जगत पर भी लागू होती है, वनस्पतियों पर भी लागू होती है, प्राणीधारियों पर भी लागू होती है और मनुष्यों पर भी लागू होती है। मनुष्य के जीवन का भी एक फाइनल काज होता है, एक अंतिम लक्ष्य होता है, और वो चिंगारी हमको हमेशा ड्राइव और प्रेरित करती रहती है, इंस्पायर करती रहती है। ये अलग बात है कि हम अपने प्रयास की कमी से उसको ना समझ पाएँ, उधर ना पहुंच पाएँ, लेकिन वो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी हर व्यक्ति के अंदर वो विद्यमान है कि जो उसका फाइनल काज है, जो उसका जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। और अगर उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं, मार्गदर्शन करने वाले लोग मिल जाएं, तो वो उसको प्राप्त भी कर लेगा। तो इस आधार पर प्लेटो ने उसकी जो थियोरी ऑफ काजेशन है, और वो ये मानता है कि ये जो अरस्तु मानता है कि ये जो थियोरी ऑफ काजेशन है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने वाला विचार है, सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि प्लेटो और अरस्तु एक पॉइंट पर आकर इसलिए मिल ही जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि अरस्तु का बहुत लंबा समय प्लेटो के साथ बीता था। ये अलग बात है, जैसा कि C.M. जोट ने लिखा है कि जो दो जीनियस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत तो विचार भिन्नता होती है, पद्धति की भिन्नता या शैली की भिन्नता तो होती ही है। वो हमेशा एक तरह से सोचते नहीं, एक तरह से देखते नहीं, तो उतना तो डिफरेंस है। लेकिन वो ये मानता है ये जो मैटर में जो फॉर्म है, तो किसी पोटेंशियल रूप में विद्यमान है, लेकिन उसका जो पूर्ण स्वरूप है वो तो दिव्य जगत में है। प्लेटो भी कहता है कि जो मैटर है उसमें किसी न किसी अंश में फॉर्म विद्यमान है, लेकिन वो फॉर्म अपने को पूरी तरह से रियलाइज तभी कर पाएगी जब इसको वो उसके अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा, अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी। तो अगर हम देखें सब्सटेंशियली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल ऑन दिस पॉइंट। केवल एक चीज़ को एनालाइज करने का या चीज़ को एक्सप्लेन करने के तरीके में अंतर है, भेद है। तो एक तो ये जो उसका मेटाफिजिकल प्रिंसिपल है
उसका ये जो तत्वशास्त्री सिद्धांत है वो प्लेटो अरस्तु का एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। और उसका ये मानना है कि ये जो काजेशन है, इस काजेशन को अगर के चारों पक्षों को अगर हम ठीक से समझ लें तो इसके आधार पर संपूर्ण जगत की व्याख्या की जा सकती है, चाहे उसमें लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबका एक एक्सप्लेनेशन इसके आधार पर दिया जा सकता है। तो ये अरस्तु का जो मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन है वो मोटे तौर से इस प्रकार से उसकी व्याख्या की जा सकती। इसके बाद उसने नीति शास्त्र में कुछ प्रश्न उठाए हैं और उन प्रश्नों का भी इसलिए महत्व है क्योंकि वे राजनीति शास्त्र से या राजनीतिक चिंतन से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अरस्तु ये प्रश्न उठाता है कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है। नीति शास्त्र का संबंध, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि जीवन की नीति शास्त्र का संबंध मनुष्य को और समाज को श्रेष्ठ बनाना होता है। मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने का कार्य नीति शास्त्र करता है, समाजों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य राजनीति करती है, ऐसा उसका विचार है। यानी नीति शास्त्र जो है वो गुडनेस की सर्च है, श्रेष्ठता की खोज है। वो कहता है कि श्रेष्ठता का मतलब क्या है, तो यहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है। यूनानी शब्दावली में ग्रीक वर्ड है यूडामोनिया, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं हैप्पीनेस या आनंद, कि हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होता है, हैप्पीनेस। और यही जो, और वो ये भी बार बार कहता है, और प्लेटो भी इसको कह चुका है कि हैप्पी लाइफ इज़ गुड लाइफ और गुड लाइफ इज़ हैप्पी लाइफ, कि जो आनंद और श्रेष्ठता है वो एक तरह से समानार्थी शब्द हैं, अन्योन्याश्रित हैं। ए गुड मैन इज़ ए हैप्पी मैन, ए बैड मैन इज़ एन अनहैप्पी मैन। ये रिपब्लिक में प्लेटो ने इस बात को कहा भी है। तो अरस्तु भी ये मानता है कि आनंद की प्राप्ति जीवन का, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है और श्रेष्ठता में ही आनंद है। गुडनेस इज़ हैप्पीनेस, दोनों को एक तरह से इक्वेट कर देता है, दोनों को एक प्रकार से समानार्थी मान लेता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठता है क्या, एक व्यक्ति के लिए क्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वो प्लेटो की तरह मनुष्य मानव स्वभाव की एक विवेचना प्रस्तुत करता है, लगभग उन्हीं तरीक़ों से जैसा कि प्लेटो ने किया। और वो भी कहता है कि मनुष्य के 3 पक्ष होते हैं। एक उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, यानी जो उदर पूर्ति से संबंधित, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित एक पक्ष होता है। एक उसका इमोशनल या एपिटाइटिव पार्ट होता है, यानी जो भावनाओं का, विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती हैं, क्रोध की, हर्ष की, सेवा की, परोपकार की, ईर्ष्या की, ये तमाम इमोशंस जो होती हैं जिनको वो एपिटाइट्स कहता है। तो दूसरा मनुष्य का एक एपिटाइटिव पार्ट होता है और तीसरा मनुष्य का रेशनल पार्ट होता है, आत्मिक नैतिक पक्ष होता है। मनुष्य की रचना इन 3 पक्षों से हुई है और इसमें वो कोई नई बात नहीं कह रहा, प्लेटो की ही धारणा को ही रिपीट कर रहा है। अब इसमें विचार करने की बात वो कहता ये है कि आनंद का स्रोत क्रिया होती है, कार्य होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार के कार्य करते हैं, बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं करते हैं और हर क्रिया का, हर कार्य का उद्देश्य होता है कि हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। वो हमें मिले ना मिले वो तो अलग बात है,
वो तो हमारे प्रयत्न और क्रिया के स्वरूप पर निर्भर करेगा, लेकिन हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना होता है। लेकिन हर क्रिया से आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, हर कार्य आनंद की ओर नहीं ले जाता, जहाँ तक मनुष्य का संबंध, ये भी समझना आवश्यक है। और यहीं पर वो एक दूसरी बात ये कहता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट हमारा है और जो हमारा एपिटाइटिव पार्ट है, ये इस प्रकार की ये तो पक्ष हमें पशु जगत में भी देखने को मिलते हैं। पशु भी उदर पूर्ति करते हैं और एक तरह से वो भारतीय दृष्टि को प्रतिपादित करते हुए कहता है कि वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, आहार, निद्रा, मैथुन। तो ये सब क्रियाएं मनुष्य भी करता है, ये सब क्रियाएं पशु भी करते हैं। तो यहाँ पर हम पशुओं से कोई भिन्न नहीं हुए, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट पशु जगत में भी है और ये वेजिटेटिव पार्ट हमारे मनुष्य जगत में भी है। तो यहाँ तो हमारा स्तर और पशुओं के स्तर में कोई बहुत भिन्नता नहीं है। फिर दूसरा हमारा पक्ष होता है इमोशनल, भावनात्मक, विभिन्न प्रकार की पैशंस, इमोशंस जो कि हमारे अंदर होती हैं। तो ये इमोशंस और पैशंस पशु जगत में भी देखने को मिलती हैं। अगर मनुष्य क्रोध करता है तो पशु भी क्रोध करते हैं, अगर मनुष्य प्रतिस्पर्धा करते हैं तो पशुओं में भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसलिए इमोशनल लेवल पर भी हमारे और जानवरों के बीच कोई बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत तो है ही, मनुष्य की विशिष्टता तो अपनी जगह है, लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं है। तो मनुष्य का जो डिफरेंशिया है, जो चीज़ मनुष्य को पशु जगत से बिल्कुल पृथक और उच्चतर स्तर पर ले जाती है, वो उसका रेशनल पार्ट है, उसकी जो आत्मिक नैतिक क्षमता है। ये मनुष्य की विशिष्टता है, वैशिष्ट है। ये विशेषता इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। और ये जो हमारी डिस्टिंक्टिवनेस है, जब हम इस विशिष्टता को अपने नैतिक आत्मिक स्वरूप की जब हम संतुष्टि हमारी होगी, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो ओनली ए रेशनल एक्ट विल मेक अस हैप्पी, कि जब हम अपने इस पक्ष को संतुष्ट कर पाएंगे तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। वेजिटेटिव पार्ट को हम कितना भी इंडल्ज कर लें, हमें कभी फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होगा, हमें कभी हैप्पीनेस का, आनंद का एहसास नहीं होगा। इमोशनल पार्ट को भी अगर हम इंडल्ज कर लें, उसका भी भोग करें, लेकिन हमें हमेशा अतृप्ति का भाव रहेगा, असंतुष्टि का भाव रहेगा। लेकिन जब हम अपने आत्मिक नैतिक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, तब हमको संतोष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, सही अर्थ में एक मानवीय कार्य होता है कि जब हम नैतिक आत्मिक स्वरूप के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार श्रेष्ठता या गुडनेस कहा जाता है। और इसी गुडनेस से हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वो ये मानता है कि जो रेशनल एक्टिविटी है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, वो मनुष्य को फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस की ओर ले जाती है। हम उसको ना समझ पाएँ और इधर उधर भटकते रहें, वो तो एक अलग पक्ष है, वो तो हमारी अपनी कमी है। और जैसा कि प्लेटो ने भी कहा कि हमारे इमोशंस हमारे ऊपर रूल करने लग जाएं, हमारी एपिटाइट्स हमको रूल करने लग जाएं, तब तो फिर यही होगा। लेकिन अगर हमारा रीज़न, जिसको कि रूल करना चाहिए, अगर हमारा इंटेलेक्ट जो कि सही अर्थ में हमारा रूलर होना चाहिए, हमारा शासक होना चाहिए,
अगर हम उस इंटेलेक्ट और रीज़न के निर्देश के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करेंगे तो हमें संतोष की प्राप्ति होगी, परिपूर्णता की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए अरस्तु ये मानता है कि जो ए गुड लाइफ इज़ ए हैप्पी लाइफ, जिसको उसने भी और प्लेटो ने भी जिसको एक रूपक के माध्यम से कहा है कि एक आँख का आनंद किस बात में है, वेयर डज द हैप्पीनेस ऑफ एन आई कंसिस्ट। प्लेटो ने भी इस बात को कहा है कि आँख को आप अलंकृत कर लें, तमाम बाह्य साधन, बाह्य उपाय अपना कर उसको काफ़ी आप ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन अगर आँख में जो दृष्टि है वो मंद है या नहीं है, यानी आँख अगर अपना जो काम है, जो उसका फंक्शन है, जिसके लिए वो बनी है, उसको अगर ठीक से नहीं कर पा रही है, वो ठीक से देख नहीं पा रही है, तो अलंकृत कर लेने से तो आँख को संतोष की या पूर्णता की या आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वरूप के अनुसार आचरण करता है, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो है कि वो एक विवेकशील प्राणी है, या उसको एक विवेकशील प्राणी होना चाहिए। उसकी एक्टिविटी रेशनल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल होनी चाहिए। अगर उसकी एक्टिविटी इर्रेशनल है तो उसको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, मूल स्वरूप के विरुद्ध आचरण कर रहा है। जैसे आँख है, अगर वो देख नहीं पा रही है तो उसको किस बात का आनंद है? बाकी उसको आप कितना भी अलंकृत कर दें तो उस अलंकरण के लिए उसका कोई मूल्य नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल कार्य है वो उसमें अगर असफल हो रही है तो फिर वो दूसरे उपायों से, दूसरे साधनों से आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो इसी तरह से जो ह्यूमन सोल है, जो मानवीय आत्मा है, उसका जो मूल गुण है वो जब उसके अनुसार आचरण करेगी, व्यवहार करेगी, तब उसको संतोष की, पूर्णता की और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ओनली ए गुड लाइफ इज़ ए हैप्पी लाइफ। इसलिए सद्जीवन श्रेष्ठ कार्य करके ही, ऐसे कार्य जो कि नीति सम्मत हों, आत्मपरक हों, ऐसे कार्यों को करके ही मनुष्य को सम्यक अर्थ में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग इससे भटके रहते हैं और इसलिए वो आनंद को किन्हीं दूसरे उपायों से या किन्हीं दूसरे तरीकों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये उसका जो एथिकल प्रिंसिपल है, जो कि व्यक्ति के संदर्भ में भी है और राज्य के इसी तरह से एक पॉलिटिक्स क्या है, एक गुड स्टेट की तलाश है, एक सम्यक राज्य की तलाश है। दूसरी बात वो कहता है कि जो वर्च्यू है, जो कि एथिक्स का मूल विषय है, सद्गुण, सद्गुण को कभी सीधे नहीं सिखाया जा सकता है। वर्च्यू कैन नॉट बी टॉट डायरेक्टली। इस बात को हम लोगों ने प्लेटो के संदर्भ में भी देखा, क्योंकि वर्च्यू जो है वो कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि वर्च्यू जो है वो एक आर्ट है, और कोई भी आर्ट प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर निर्भर करती है। इसलिए सद्गुण को इनडायरेक्टली ही आप टीच कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली टीच नहीं कर सकते, ऐसा अरस्तु को मानना है। लेकिन अब सद्गुण कैसे, सद्गुण क्या है, सही क्या है,
गुडनेस क्या है, इसको कैसे पहचाने। तो यहाँ पर अरस्तु ने एक ट्रायड दिया है जिसको गोल्डन मीन का प्रिंसिपल कहते हैं, मध्यम स्वर्णिम मध्यम मार्ग का, कि कौन सा कंडक्ट, कौन सा आचरण वर्चुअस है, गुड है, मानवोचित है। तो यहाँ पर उसने एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग का, गोल्डन मीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको कि दूसरे शब्दों में कहते हैं नथिंग इन एक्सेस। दोनों तरफ की अति से बचना और उनके बीच का जो मार्ग होता है वो नैतिक रूप से श्रेष्ठ मार्ग होता है और उसी से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे उसने कहा कि साहस क्या है, व्हाट इज़ करेज, तो वो कहता है कि करेज इज़ द मीन बिटवीन रैशनेस एंड ब्रूटैलिटी। अब ये दो एक्सट्रीम हो गए। रैशनेस माने उतावलापन, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाना, जिसको दुस्साहस कहते हैं। तो रैशनेस साहस नहीं है, दुस्साहस है, क्योंकि आप विवेक के साथ निर्णय नहीं कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या विरोचित होगा, क्या विरोचित नहीं होगा। आप उतावलेपन में भावुक होकर कोई निर्णय कर रहे हैं। तो रैशनेस जो है वो करेज का नाम नहीं है। इसी तरह से जो ब्रूटैलिटी है, निर्ममता, निष्ठुरता, वो भी करेज नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच की जो इन दोनों अति से बचकर एक संतुलन कायम कर सके, वही करेज का वर्चू है। और उसी अर्थ में करेज को प्रैक्टिस करना, यही आपको एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। और फिर ऐसे करेज के डिस्प्ले में, ऐसे करेज के प्रदर्शन में ही आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर वो ये मानता है कि जो वर्च्यू इज़ द मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ऐसा उसका विचार है। और ये बात वो बहुत विस्तार से तमाम गुणों के संदर्भ में दृष्टांत देकर बताता है कि कैसे दो जो अति हैं, जिनको सामान्यतः हम सद्गुण कह देते हैं, वे वस्तुतः सद्गुण नहीं होते हैं। तो इस आधार पर उसने ये माना कि जो लोग जीवन में संतुलन करना जानते हैं, और जीवन में संतुलन वही कर सकते हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है और जिन्होंने विचार के द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को परिपक्व बना लिया है, तो वही ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे निर्णय करने में कि श्रेष्ठता क्या है और उस श्रेष्ठता को अपनाकर हम कैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस आधार पर उसने एक रेशनल एक्शन किसे कहेंगे या गुड एक्शन किसे कहेंगे, इसका भी प्रतिपादन किया है। और उसका ये मानना है कि जो गुड एक्शन या रेशनल एक्शन क्या है, इसको तय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर प्रकार की अति से बचते हुए आप अगर चलेंगे तो फिर वो आपका एक्शन रेशनल और गुड एक्शन होगा, ऐसा उसका मानना है। तो ये दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं अरस्तु के चिंतन के, एक तत्वशास्त्रीय पक्ष और दूसरा नीति शास्त्रीय पक्ष। और इसी संदर्भ में अब हमको उसके राजनीतिक चिंतन को भी समझना है, जिसके विषय में हम लोग आगे विचार करेंगे।